नमस्कार। उपचुनाव का दंगल आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, वहीं राजधानी रायपुर की एक सीट दक्षिण पर आज उपचुनाव हुआ है। आपको बता दें कि ये सभी सीटें बहुत ही हॉट सीट्स हैं, लेकिन किस तरह के समीकरण रहे और शाम के 5:13 का समय हो चुका है, अब तक क्या कुछ प्रतिशत आया है मतदान के आंकड़ों का, वो भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा है। सबसे पहले उनसे आपको हम रूबरू करा दें। हमारे साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस से अमरजीत चावला जी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। अमरजीत जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। भाजपा का पक्ष रखेंगे तौकीर रजा जी। तौकीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। गुंजन चौक से भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका। अंबिका शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अंबिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एक ओपनिंग स्टेटमेंट हम स्टूडियो से ही लेते हैं। अमरजीत जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस इस पूरे चुनाव में अपनी 100% भागीदारी निभाते हुए ग्राउंड पर नजर आई है। दक्षिण उपचुनाव की हम बात करें तो यहां पर कोई मुद्दा विशेष नहीं कहा जाता है, एक विरासत की लड़ाई इसे बताया जा रहा था बार बार। लेकिन इस पूरी लड़ाई को किस तरह से आपने देखा और क्या मानकर चल रहे हैं कि आज जो प्रतिशत अभी 3 बजे तक का आया है, 39 कुछ प्रतिशत आया है, ये जो प्रतिशत है क्या कांग्रेस के फेवर में गया होगा? निश्चित तौर पे देखिए, मैं बिल्कुल गंभीरता से कह सकता हूं कि कांग्रेस के पक्ष में ही जा रहा है जी। क्योंकि अगर सरकार पिछले 10 महीने में कोई अच्छा काम इन्होंने किया होता तो जनता का एक उत्साह दिखता भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, और वोट के परसेंटेज जो इतने सुस्त हैं। मतलब 3 बजे तक मैं मध्य प्रदेश का भी देख रहा था कि 3 बजे मध्य प्रदेश के बुधनी विजयपुर में 67-68% बता रहा है और हमारे रायपुर में 39%। मतलब मतदाता जो है यहाँ पे बहुत सुस्त तरीके से वोट कर रहे हैं और ये वही मतदाता हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस की यहाँ विजय हो। तो निश्चित तौर पे मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि ये जो मतदान की धीमी रफ्तार है, इससे समझ में आ रहा है कि पिछले 10 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ को अपराध के गढ़ में ढकेल के इस शांति का टापू कहलाने वाले प्रदेश को चाकूपुर में बदल दिया, उसको देखते हुए जिस प्रकार की घटनाएं पिछले 11 महीनों में लगातार हुई हैं भ्रष्टाचार और अपराध की, उसको देखते हुए निश्चित तौर पे दक्षिण की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बार परिवर्तन करना है। और ये चुनाव तो जबरदस्ती थोपा हुआ चुनाव है। अच्छे भले बृजमोहन यहां से जीत के मंत्री थे, सुनील सोनी सांसद थे, उधर सुनील सोनी की टिकट काट दी, इधर बृजमोहन को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी में हुआ, तो ये चुनाव तो होना नहीं था। ये जनता के पैसों की बर्बादी है, तो ये जनता को थोपा हुआ चुनाव था। इसलिए ये विरासत का चुनाव समझकर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बिल्कुल उत्साह नहीं था। एक ऐसे आदमी जिसको निष्क्रियता का ठप्पा लगा हुआ, ऐसे आदमी को जिसकी टिकट निष्क्रियता के चलते सांसद से काटी गई थी, उसको विधानसभा में टिकट दी। और दूसरी तरफ कांग्रेस का जो चेहरा था वो बहुत सक्रिय युवा और हमारे युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था। तो उस सबको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि दक्षिण की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को जिताना है और भारतीय जनता पार्टी की आपसी गुटबाजी के चलते ये जो चुनाव थोपा गया है उसका दंड भारतीय जनता पार्टी को देना है। तो परिणाम निश्चित तौर से कांग्रेस के पक्ष में आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तौकीर जी, क्या इस बात से सहमति रखते हैं? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस लगातार निष्क्रिय वर्सेस सक्रिय का कैंपेन भी चला रही थी और इस बार जो परंपरागत गढ़ है बीजेपी का, क्या हम कह सकते हैं कि सेंधमारी हो सकती है इसमें? बिल्कुल नहीं हो सकती सर। देखिए, ये ऐसा कि अभी नहीं, लगभग 8 बार के जो है विधायक रहे हैं माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, और सब जानते हैं कि अवैध गढ़ है। इसको पार पाना कांग्रेस की बस की बात नहीं, कांग्रेस के बूते की बात नहीं है। अमरजीत भाई बड़े आत्मविश्वास से लबरेज हैं, अच्छी बात है, सबको आशा करना चाहिए। लेकिन ये भी जानते हैं कि कुछ भी कर ले, ऐन कैन प्रकरण कुछ भी कर ले, भारतीय पार्टी वहां पर बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रही है। हम जीतने के लिए वैसे भी नहीं लड़ते। हमने एक अच्छा मत का जो प्रतिशत बढ़ाने के लिए हमने एक अच्छे इसके लिए बड़ा लीड के जो है चुनाव लड़ा है, और माननीय सुनील सोनी जी जो है बहुत अच्छे मतों से वहां जीतने जा रहे हैं। और ये आपको ये बात मैं जी से एक चीज पूछना चाहूंगा, आज बड़े लबरेज से बोल रहे हैं, आज ध्यान रखिएगा, आज 13 तारीख है जी, को फिर किसी भी हालत में आप जो है ईवीएम को दोष मत दीजिएगा साहब। अब भी मौका है, बात मान लीजिए साहब, आराम से हम जीतने जा रहे हैं। कल को आप ये मत बोलिएगा कि ईवीएम का दोष है, क्योंकि जब ये हारते हैं तो हमेशा ईवीएम पर जो है ठिकरा पड़ते हैं। तो देखिए, ये विकास की बात करें, विकास की गंगा हमने बहाई है, हमेशा विकास के नारे पे चुनाव लड़ा है, विकास की साथ चुनाव लड़ा है, और विकास बहुत अच्छा हमने दिखाया है। और जो है आने वाले समय भी हम जो
विजन 2047 है, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। और चाकूपुर की बात करें तो ये आपके समय में चाकूपुर हुआ करता था, रायपुर है, और अपराधगढ़ हुआ करता था। यह है कि अपराधों में अभी कुछ जगह ढिलाई जरूर रही होगी, लेकिन अभी हमने दिखा दिया कि एनकाउंटर करके कि हम बिल्कुल किसी भी हालत में अपराधियों को बख्शने वाले नहीं है। क्योंकि अभी ये था कि पुलिस तो ये छूट थी कि आप दोस्त कर बना के रखिए, सबको सॉफ्ट नेचर से बना बात करिए, अच्छे व्यवहारिक बनिए। तो उसका जो अपराधी गलत नजरिए से फायदा उठा रहे थे, जबकि अपराधियों में भय होना चाहिए, जनता में अपना अपनत्व की भावना होना चाहिए, सिक्योरिटी की भावना चाहिए। तो ये अपराधी जो है वो सोचने लगा कि अरे ये तो पुलिस जो है अपने को दोस्त बनाना चाह रही है, तो हम क्यों ना अपराध बढ़ाए। तो ये चीज अब नहीं होने वाली। हमने ये मैसेज दे दिया है एनकाउंटर कर। मैं पहले भी कुछ चैनलों में कहा था कि हमारी सरकार जो है एनकाउंटर करेगी, और जो भी इस प्रकार के अपराधी होंगे, जो जघन्य हत्या के आरोपी होंगे या जघन्य हत्या करने कांड के लिए शामिल होंगे या इस प्रकार से हरकत करेंगे, हमारी सरकार उसे नहीं बख्शेगी। और ये शुरुआत हो गई है, और आने वाले समय में इस प्रकार से जो भी कोई हरकत करेगा वो बचने वाला नहीं है। और रही बात विकास की, तो विकास के नारे पे हमने चुनाव लड़ा है, विकास की गंगा बहाएंगे। समय काम हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में। आप बदनाम करने के लिए जो नैरेटिव सेट करने की जो कांग्रेस की मानसिकता है वो नहीं चलने वाली। जनता इस बात को समझ चुकी है। इसी कारण से विधानसभा के चुनाव में उन्हें उखाड़ फेंका था, और लोकसभा चुनाव तो आपने देखा ही है कि इनके पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से दुर्ग छोड़कर नांदगांव जाके बड़े आत्मविश्वास से लबरेज के साथ लड़ने गए थे, लेकिन वो भी उनको जो है मुंह की खानी पड़ी। तो ऐसा नहीं है, आने वाले समय आपको बताएगा। तो बीजेपी के अपने दावे हैं और समय की बात कही जा रही है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो परिणाम है फेवर में आएंगे। लेकिन अनिल जी, क्या ये वाला जो चुनाव था दक्षिण रायपुर का हम बात करें तो अपराध, विकास, इस तरह के मुद्दे थे, या फिर सिर्फ इस बार भी जो पूरा केंद्रीकरण था वो खास चेहरे पर आ गया? देखिए, दक्षिण का जो चुनाव है वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे कि ये जबरदस्ती थोपा गया चुनाव है जी। और इसमें चूंकि ब्रजमोहन अग्रवाल का ये क्षेत्र रहा है जी, तो अपराध का तो ऐसा है कि अपराध कोई रोक नहीं सकता जब तक पुलिस सख्ती नहीं बरती जाएगी। सबके कार्यकाल में अपराध होते हैं, कई कुछ में ज्यादा हो जाते हैं, कुछ में कम हो जाते हैं। अपराध के पीछे तो सीधा सीधा नशे का व्यापार है। नशे के व्यापार पे अगर ये पुलिस कंट्रोल नहीं करती तो अपराध कंट्रोल नहीं होंगे। अब रहा सवाल कि किसी के चेहरे के ऊपर, तो ब्रजमोहन का चेहरा तो वहाँ बहुत बड़ा है, उसके सामने इनका कांग्रेस का जो प्रत्याशी उसका चेहरा बहुत छोटा है। फिर भी लेकिन अब दिक्कत इस बात की हो रही कि जिस तरीके से ये इतना कम परसेंटेज मतदान हुआ है, आज तक का ट्रेंड रहा है कि 4-5 बजे तक छत्तीसगढ़ में 55 के आसपास तक मतदान हो जाता था। ये पहली बार है कि जो 40, 42 और 39 के आसपास आगे टिका हुआ है। अभी आधिकारिक आंकड़े होना चाहिए चुनाव वेबसाइट के। अभी क्या स्थिति है ये अभी आंकड़े हैं नहीं हमारे पास, बिल्कुल वो भी अपडेट होगा। लेकिन अगर जिस तरीके से ये चल रहा है, बहुत धीमा मतदान चल रहा है, ये भाजपा के लिए घातक हो सकता है। भाजपा का जो 40, 50, 65 हजार का जो इनका टारगेट था वो काफी नीचे जाके ठहरेगा, जो अपने आप में ब्रजमोहन के लिए एक सोचनी सब्जेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। मध्य प्रदेश का हम रुख करेंगे। गुंजन चौकसी जी हमारे साथ जुड़ी हुई भाजपा से। गुंजन जी, विजयपुर और बुधनी को लेकर जो अभी तक के आंकड़े सामने हैं बहुत अच्छे हैं मतदान के, क्या मानकर चल रही है कि आप भाजपा के फेवर में जा रहे हैं मतदाता? तो आज लोकतंत्र का महापर्व है, तो मैं जिन्होंने भी मतदान दिया है उनका बहुत आभार व्यक्त करूंगी, और जो अभी तक जिन्होंने नहीं दिया है तो उनसे विनती करूंगी कि ये आपको एक संवैधानिक अधिकार है, उसका उपयोग जरूर करें और मतदान अवश्य करें। और मतदान किसे करें, आप बात उस पर करते हैं। देखिए, विकास की जब भी हम बात करते हैं तो विकास किसने किया है ये मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है कि विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। विकासवाद पे चुनाव लड़ा है तो वो भाजपा ने लड़ा है, परिवारवाद किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है, देश बचाने का काम किसी ने किया है तो वो भाजपा ने किया है, और अपने अपने बेटों को बचाने का किसी ने काम किया है तो वो कांग्रेस ने किया है, भ्रष्टाचार अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। तो ये मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बता दिया है, जो करारी हार कांग्रेस को देखने
देखने को मिली थी कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति को अब खत्म किया है। लोकसभा में कांग्रेस का जो गढ़ कहलाता था छिंदवाड़ा की जो हार है वो कांग्रेस को अब समझ जाना चाहिए कि 29 की 29 सीट पे अगर मध्य प्रदेश में कमल खिला है तो कांग्रेस ने क्या दिया है प्रदेश की जनता को? लूट पाट, झूठ, फरेब, नफरत, विभाजन के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। कांग्रेस के लिए चुनाव एक हार जीत का मुद्दा जरूर है, कुर्सी का मुद्दा है, सत्ता का मुद्दा है, लेकिन भाजपा के लिए चुनाव एक अवसर है कि अपने प्रतिनिधि को सेवक के रूप में कैसे जनता के बीच पहुंचा सके ताकि जन कल्याण के काम हो सके। हम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकसित राष्ट्र 2047 की बात करते हैं, तो अगर हमें उस लक्ष्य को पाना है तो हमें गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, किसानों का कल्याण और युवाओं का उत्थान, इन सबको फोकस में, विजन में रख के हमने चुनाव लड़ा है और नतीजे आपके और हम सबके सामने बहुत जल्द होंगे। जीत फिर से जनता की होगी, जीत हमारे भारत के संस्कार, संस्कृति, धरोहर, विरासत और विकास की होगी, जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। अंबिका शर्मा जी, प्रतिनिधित्व की जहां तक बात है तो आपके जो प्रतिनिधि थे वो तो किसी और पार्टी में चले गए, जिस वजह से आज हम कह सकते हैं विजयपुर में चुनाव की नौबत आई है। लेकिन क्या जो जनता का विश्वास था, आप मानते हैं कि जो परंपरागत सीट आपकी रही इतने सालों से, ये विश्वास कायम रहेगा और प्रत्याशी जो कि इस बार हैं उनके फेवर में चीजें जाएंगी? शर्मा जी, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, ये चुनाव राजनीति के व्यापारियों के बीच और राजनीति के सेवकों के बीच हो रहा है। आदरणीय रामनिवास रावत जी को 6 बार वहां की जनता ने चुनकर भेजा है कांग्रेस के सिंबल पर और ये रामनिवास रावत जी कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंक कर आए हैं। इस बात को वहां का मतदाता जानता है, अच्छी तरह से जानता है। तो यह अफसोस के बीच में, अफसोस के मानस के साथ जनता के बीच में गए हैं। लोग इनको गद्दार समझते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं समझते। जैसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, यह चुनाव जीतने के लिए किस प्रकार से हथकंडे अपना रहे हैं, किस प्रकार से गुंडागर्दी कर रहे हैं, किस प्रकार से गोलीबारी विभिन्न गांवों में हो रही है, किस प्रकार से लोगों को मतदान करने से रोका जा रहा है, प्रशासन का राजनीतिकरण किया जा रहा है और वहां के कलेक्टर और एसपी भी संदेह के घेरे में हैं। इसकी शिकायत कांग्रेस ने भी की है। इसके बावजूद भी जनता का समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है और कांग्रेस इसके प्रत्याशी रामनिवास रावत जी लगभग 40,000 वोटों से चुनाव हारने वाले हैं। इन परिस्थितियों के रहते हुए भी आप ये देख लेना, 23 तारीख को हम आपसे मिलेंगे। जिस प्रकार से अवांछनीय तरीकों का प्रयोग ये चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, जनता वहां की नकार देगी और इनको मुंह की खाना पड़ेगी। सत्ता के अहंकार के साथ जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, ये पब्लिक है, पब्लिक कभी अहंकार को बर्दाश्त नहीं करती। ठीक है अंबिका जी, आप तो कह रहे हैं कि इस बार विजयपुर का जो गढ़ है वो कांग्रेस का बचा रहेगा, लेकिन बुधनी को कैसे देखते हैं? क्या बुधनी में आप कह सकते हैं कि राजकुमार पटेल, जी अंबिका जी, बुधनी की बात करें तो बुधनी में क्या कह सकते हैं कि राजकुमार पटेल बड़ी लीड से चुनाव जीत सकते हैं? यहाँ पर राजकुमार पटेल के आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे सामने, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीतने वाले हैं। एक किसी का पॉलिटिक्स में, प्रजातंत्र में एक किसी की जागीर नहीं होती है। एक जो जनसेवक होता है उसको जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये मिथक टूटने वाला है कि यह बुधनी विधानसभा क्षेत्र अब आदरणीय शिवराज सिंह जी का है। वहाँ की बहनें पूछ रही हैं कि जब हमारी बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही थी, नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ जो आपकी भांजियां लगती हैं उनके साथ दरिंदगी हो रही थी, मामा जी आप कहाँ थे? और ये मध्य प्रदेश की सरकार किम कर्तव्य विमूढ़ बैठी हुई थी, अपराधियों के सामने अपने घुटने टेक रही थी। ये सारी बातें हैं। आपने जो वादे किए थे वो वादे हवाई हो गए, वादों को पूरा आपने नहीं किया। तो अधूरे वादे हैं जिसका परिणाम भाजपा को मिलेगा, कह रही है कांग्रेस। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं, फिर इस पर मैं जवाब जरूर लूंगा गुंजन जी से। अमरजीत जी,
इस बार जिस तरह से कहा जा रहा है कि विरासत की लड़ाई तो थी ही, लेकिन जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल ने कैंपेनिंग के पहले भी कहा था कि क्षेत्र में इस बार एक नहीं बल्कि 2 विधायक मिलने जा रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ेगी बीजेपी और ये गढ़ बचा रहेगा। लेकिन क्या मानते हैं, जिस तरह से प्रत्याशी चयन को लेकर काफी बातें कांग्रेस में सामने आ रही थी, बीजेपी ने यह भी कहा कि कांग्रेस में भीतर इतनी गुटबाजी की जिन्हें टिकट नहीं मिली वो कहीं ना कहीं नाराज है। तो क्या मानते हैं कि जो नाराजगी थी वो सुलझा ली गई और सभी एक साथ आकर इस चुनाव को लड़े हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो व्हाट्सएप इंडस्ट्री है जी, वो जो अफवाह फैलाते हैं नागपुर के इशारे पे, उसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। पर सच्चाई तो ये है कि जब कोई भी काम होता है तो उसके इर्द गिर्द जो घटनाक्रम होता है, उस घटनाक्रम से आप ये इस बात का एहसास कर सकते हैं कि सच्चाई क्या है। आप ये देखिए कि एक प्रदीप उपाध्याय जैसे सरकारी नौकरी करने वाले ब्राह्मण को न्याय नहीं मिला और उसी ब्राह्मण समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और तमाम ब्राह्मण समाज के विधायकों के साथ इनको ब्राह्मण समाज की बैठक लेनी पड़ गई। जो रोड शो हुआ मुख्यमंत्री का, उसमें पूरी सरकार का तंत्र लगा रहा और दक्षिण की जनता जानती है कि किन प्रलोभनों का सहारा लेकर वहां भीड़ इकट्ठी की गई, पूरे मंत्रिमंडल को झोंक दिया गया। तो ये जो घटनाएं हैं, इनको चांदी की पायल से लेकर सोने के सिक्के तक बांटने पड़ गए, पूरी सरकार और पूरे तंत्र को उतारना पड़ गया। इससे समझ में आता था कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट दिख रही थी और उनको इस बात का एहसास हो गया था कि जिसको ये अपना अभेद गढ़ बता रहे हैं, वहां ऐसे निष्क्रिय प्रत्याशी को इन्होंने उतार दिया है जो बृजमोहन की विरासत से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था, जो बृजमोहन की छाया से निकल ही नहीं पा रहा था। और क्षेत्र की आम जनता जो थी, जो किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हुई थी, उनके मन के अंदर यह बात बैठ गई थी कि अब की बार बदलाव चाहिए और निष्क्रिय नहीं सक्रिय चाहिए। वो दिख रहा था। उससे बौखलाकर ये लोगों ने जो छल प्रपंच और सारे तंत्र का दुरुपयोग किया, उसके बावजूद आज स्थिति यह है कि परिणाम कांग्रेस के पक्ष में अवश्यंभावी रूप से आने जा रहा है और वो दिख रहा है। और जिस प्रकार मतदान की गति बहुत स्लो है, उससे भी यह स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यह परिणाम जा रहा है और कांग्रेस यहां पे निश्चित तौर पे जीतने जा रही है। रही बात नाराजगी की, तो हमारे सारे लोगों ने, हमारे युवा माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में बहुत शानदार काम किया और कहीं पर भी कांग्रेस में कोई गुटबाजी, कोई नाराजगी नहीं थी। सारे लोगों ने जुड़कर बहुत मजबूती के साथ बहुत अच्छे से काम किया, इसीलिए परिणाम हमारे पक्ष में आने जा रहा है। तौकीर जी, जवाब दीजिए कि बहुत सारे भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन जनता जवाब देगी। तौकीर जी। जी, अगर सजाना हो तो जमीनों को ठीक से परख लेना। गुलशनी अगर सजाना हो तो जमीनों को ठीक से परख लेना। हर जमीन के फितरत में वफादारी नहीं होती। आपने क्या किया है सब जानते हैं। 5 साल सिर्फ भ्रष्टाचार के दलदल में छत्तीसगढ़ को घुसेड़ दिया था, लेकिन आज जनता जानती है। आप बात करते हैं सुनील सोनी जी ने कुछ कार्य नहीं किया। अरे सुनील सोनी जी सिर्फ 5 से तब उन्होंने व्हाइट हाउस किसने बनाया? ये सुनील सोनी जी की बदौलत थी। इंडियन स्टेडियम किसने बनाया? सुनील सोनी जी की बदौलत हुआ है। और माया जाल, अरोड़ का जो माया जाल था, रोड का जाल फैला था, वो अगर नई रोड बनने का इजहार किया गया था, 70 साल में कभी नई रोड नहीं बनी, वो माननीय सुनील सोनी जी के नेतृत्व बना था। आप बात करें सांसद के, तो सांसद रहते हुए अभी आप टाटीबंध का ओवर ब्रिज का 119 करोड़ किसने लेके आया था? माननीय सांसद सुनील सोनी जी लेके आए। और उसके साथ साथ 365 योजना स्मार्ट सिटी के तहत अगर कोई डेवलपमेंट की बात करें तो 757 करोड़ किसने लाया? सुनील सोनी ने। किस मुंह से बात करते हैं भाई साहब? आपने तो जितनी योजना है उसका तो पैसा खा के बैठे हैं और आप बात करते हैं कांग्रेस का सिर्फ जो इतिहास रहा है भ्रष्टाचार करना, अराजकता फैलाना, एक नया नैरेटिव पेश करना। और आप बात करते हैं व्हाट्सएप इंडस्ट्रीज की। जरा राहुल विंची से पूछिए कि टूल किट तो क्या चीज है? टूल किट के द्वारा अगर कोई अराजकता फैलने का कार्य, कोई नैरेटिव पेश करने का कार्य करता है। अमरजीत जी, जवाब दीजिए कि सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा है, निष्क्रिय थे। बस तौकीर भाई, एक गिलास पानी पी लीजिए। आप बहुत अच्छी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। अरे हम आपके कायल हैं, आप बहुत अच्छी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। मेरा जवाब सुन लीजिए आप। बहुत अच्छे बहुमत से जीते जा रहे हैं। मैं आप ठीक है तौकीर जी, आऊंगा आपके पास। मैं जवाब से जवाब लेते, फिर आप शांति से मेरी बात सुन लीजिए। सुन लीजिए क्या किया भाई साहब, सुन लीजिए। बहुत अच्छा स्क्रिप्ट पढ़ा, आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए क्या होता है, हम स्क्रिप्ट नहीं तैयार सुन लीजिए। हमने किया वो आपने क्या ये बौखलाहट अच्छी है, ये बौखलाहट अच्छी है। मुझे खुशी हो रही है आपकी बौखलाहट देख के। सुन लीजिए आप मेरी बात जी, आपकी बात रखें। अब मैं कह लूं, फिर मेरी बात के बाद आप बातों का जवाब दीजिएगा। अच्छे वक्ता वो होते हैं जो सुनते भी हैं।
अच्छे वक्ता वो होते हैं जो सुनने का मादा भी रखते हैं। अब मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा शांति से, फिर आप जवाब दीजिएगा, मैं आपकी पूरी बात शांति से सुनूंगा। देखिए इन्होंने कहा कि सुनील, फिर वही देखिए आप सुनना नहीं चाहेंगे तो मजा नहीं आएगा। देखो छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, अगर हम ऐसे बहस करेंगे ना तो जनता की नजर में छवि अच्छी नहीं बनेगी। हमारे पास कमी है, मैं निवेदन करूंगा। देखिए क्या होता है, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। सुनील अरे मेरी बहन, आपकी बारी नहीं आई मेरी बहन, छत्तीसगढ़ की बात चल रही है। अरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के गद्दारों की बैसाखियों में सरकार बनाने वाले लोग इस तरह की बात करें, शोभा नहीं देता। आप तो चुप रहिए। आप कांग्रेस के गद्दारों को ऑपरेशन लोटस करके कांग्रेस के गद्दारों की बैसाखियों में मध्य प्रदेश की सरकार बनाने वाले किस मुंह से बात करेंगे? बात रायपुर की हो रही है, बात छत्तीसगढ़ की हो रही है। इसलिए आप, मेरी बहन से निवेदन है, आप सुनने का मादा रखिए। सुनील सोनी की जहां तक बात है, सुनिए मेरी बात। सुनील सोनी ने एम्स में कितने लोगों का इलाज कराया? सुनील सोनी ने कितने लोगों को सांसद निधि से मदद की? सुनील सोनी ने लोकसभा में कितने सवाल उठाए? सुनील सोनी ने एम्स में कितने लोगों का इलाज कराया? सुनील सोनी ने 33 पानी की टंकी में कितनी पानी की टंकी रायपुर दक्षिण में बनाई? अरे बातों का जमा खर्च करके दिग्भ्रमित करने से काम नहीं चलता। सच्चाई तो यह है कि ये चलते चुनाव में इतना बौखला गए थे कि नितिन गडकरी महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण चुनाव को छोड़कर रायपुर आए और आचार संहिता का उल्लंघन किया। उन्होंने हजारों करोड़ों की घोषणाएं की, हम यहां से यहां तक ब्रिज बनाएंगे, और वो सारे ब्रिज रायपुर दक्षिण में आते थे। राजेश पूनत ने जो ज्ञापन दिया नितिन गडकरी को 80 करोड़ का रिंग रोड के चौड़ीकरण का, वो उसका पूरा इलाका रायपुर दक्षिण में आता था। तो ये बौखलाहट बताती है। मैं परिणाम की बात नहीं करता, मैं तो उस रास्ते पर चलता हूँ कि कर्मण्यवाधिकार अस्ते मां फले सुकदचन, कर्म करना से हमारे अधिकार में है, फल का अधिकार नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर इनकी जो बौखलाहट है और जिस तरह से ये पूरा तंत्र झोंक दिए, उससे ये स्पष्ट है कि रायपुर दक्षिण का ये उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। और मेरे काबिल प्रवक्ता की बौखलाहट भी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। ठीक है, मध्य प्रदेश का रुख करेंगे, फिर मैं चौबे जी का भी रुख करूंगा। गुंजन जी जवाब दीजिए। अंबिका जी ने बड़े आरोप यहां पर लगाए थे कि एक तो गद्दारी का परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ेगा, और दूसरा बुद्धि की जहां तक बात है, इतना ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस का कहना ऐसा है कि महिला अपराध लगातार बढ़े हैं। ऐसे में इसका भी जवाब जनता देगी। तो क्या मान रहे हैं कि ये जो पूरे मुद्दे कांग्रेस लगातार विधानसभा चुनाव के दौरान अपने कैंपेन्स में उठाती रही है, इसका कहीं ना कहीं नुकसान पार्टी को हो सकता है? जी गुंजन जी। मुझे लगा आपका सवाल शायद तौकीर जी से था, इसलिए शांत बैठी थी, वरना वहां पे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कहने लगते कि बात छत्तीसगढ़ की हो रही है, मध्य प्रदेश का प्रवक्ता क्यों बोल रहा है? तो ये विभाजन की रणनीति, सर्वप्रथम तो मैं आपको कह दूं, देश को बांटना बंद करे। अरे मुस्लिम लीग के साथ मिलके जनसंघियों ने इस देश का बंटवारा किया है, और आप क्या बात करती है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की? अरे जनसंघियों ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर 1947 के देश के बंटवारे की स्क्रिप्ट लिखी, जिन्होंने नागपुर के कार्यालय में 50 साल तक तिरंगा गुंजन जी जवाब दीजिए। ये बंटवारे की बात करते, शर्मानी चाहिए। गुंजन जी जवाब दीजिए। जी जवाब ले लेते हैं गुंजन जी। अब आप उनसे बोले थोड़ा शांति से सुने। देखिए, महिला अपराध अमित जी बहुत दुखद है। वो जहां भी हो, जिस भी प्रदेश में हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसका समर्थन नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके खिलाफ खड़ी है, उस अपराधियों के खिलाफ खड़ी है। हम कांग्रेस नहीं है, लेकिन हमें कांग्रेस से शिकायत, कांग्रेस महिला अपराध का मुद्दा उठाती है प्रदेश देख के, सरकार देख के। अगर महिला अपराध मध्य प्रदेश में होता है तो कांग्रेस को दिक्कत है, महिला अपराध वही हिमाचल में होता है, कर्नाटक में होता है या वेस्ट बंगाल में होता है, तो कांग्रेस चुप क्यों है? आज कलकत्ता में जब जघन्य अपराध हुआ था तो ये कांग्रेस के नेता चुप अपने घरों में क्यों बैठे हुए थे? महिला अपराध है तो आप सामने आए और वहां भी टिप्पणी करें। इनका अपना वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी टंच और आइटम बोलते हैं। अरे प्रशांत रेवन्ना की बात करो। अरे नरेंद्र मोदी साथ में लेके घूमकर 3000 से ज्यादा महिलाओं का शोषण करने वाला प्रशांत रेवन्ना है। हमारी महिला बहनें, पहलवान बहनें जंतर मंतर में उन महिलाओं। ठीक है, अंबिका जी से जवाब लूंगा इस पर मैं। जी ठीक है अमर जी। अरे जनता को सच सुनने दीजिए। आप हार रहे हैं, ये जनता जानती
शांति है क्योंकि जनता ने आपको हराया है, आपके कुकर्मों के कारण जनता ने हराया है। जिस तरह मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार कांग्रेस ने फैला रखा था, 15 महीने की सरकार इनकी बनी थी, मैं आपको याद दिलाऊं 2018 में, उस 15 महीने की सरकार ने लूट का अड्डा बना के छोड़ दिया था, ट्रांसफर उद्योग खोल दिया था। जिस तरीके से आपको देश की या प्रदेश की जनता का भलाई करना था, लेकिन आपने अपनी जेब भरना शुरू कर दिया था। इसी भ्रष्टाचार, इसी परिवारवाद और इसी सत्ता के लोभ और कुर्सी के कांग्रेस को निकाल फेंका है मध्य प्रदेश से भी, छत्तीसगढ़ से भी और आने वाले समय में पूरे देश से, क्योंकि ये इनके राहुल गांधी जिस देश की इज्जत नहीं कर सकते और दुनिया के सामने भारत की बुराइयां करते हैं, अंबिका शर्मा जी जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश की बुराइयां करते हैं जी, अंबिका शर्मा जी जवाब दीजिए कि अपना कार्यकाल कांग्रेस भूल जाती है, आरोप भाजपा पर लगाती है। ठीक है गुंजन जी जवाब ले लेते हैं। अंबिका शर्मा जी देखिए शर्मा जी, अभी हाल की ही बात है, 59 लाख दीनदयाल रसोई योजना के अंतर्गत 59 लाख थालियां खा गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ये चरित्र है, ये गरीबों के निवाले को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से विगत एक दो साल से महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, और हमारी बहन इस बात को स्वीकार नहीं करती हैं। इस प्रकार से नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई, और आए दिन समाचार पत्रों में सुर्खियां रही कि आज 3 साल की बच्ची के साथ, आज 5 साल की बच्ची के साथ, आज 7 साल की बच्ची के साथ ये दरिंदगी हुई, और सरकार बिल्कुल अपने आप को असहाय महसूस करती रही। ये सब सामने है, और इसके बावजूद ये वकालत कर रही है और कह के कि कर्नाटक और यहाँ की बात नहीं करते हैं। तो मध्य प्रदेश की बात इसलिए नहीं होना चाहिए कि अन्य राज्यों में भी अपराध हो रहे हैं। आप भाग रही हैं, आप इस प्रकार से जिम्मेदारियों से आपको भागना नहीं चाहिए। आप किसानों के मुद्दे पर असफल हैं। किसानों से आप जो वादे करके आए थे न्यूनतम समर्थन मूल्य के, वो वादे आपने पूरे नहीं किए। आपने नौजवान को निराश किया, आपने गृहिणियों को निराश किया, आपकी कानून व्यवस्था जर्जर है। आप केवल और केवल भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए हैं। जो भी माफिया आते हैं आपका आशीर्वाद लेते हैं, आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, और वो दूध का धुला हो जाता है। आप महिला की बात करते हैं, आप बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सैकड़ों महिलाओं ने महीनों आंदोलन किया, आपकी सरकार नहीं जागी, उसके बेटे को और टिकट दे दिया। ये तो आपका चरित्र है। आप तो महिला विरोधी हैं, आप पूंजीपतियों की सरकार हैं, और पूंजीपतियों के बारे में आप सोचते हैं। आप सर्वहारा वर्ग की भलाई के लिए नहीं सोचते, इस बात को जनता जानती है अच्छी तरह से। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये जो तमाम आरोप लगातार कांग्रेस ने पूरे कैंपेन के दौरान भी लगाए हैं। अनिल चौबे जी का रुख कर लूंगा, फिर तौकीर जी के पास भी चलेंगे। अनिल जी, इस पूरे चुनाव में हमने देखा है कि जिस तरह से हाल फिलहाल में कई बड़ी घटनाएं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हुई है जो अपराध से सीधा वास्ता रखती है। कांग्रेस ने लगातार इसे मुद्दा बनाया, लेकिन क्या आप मानते हैं, आपका विश्लेषण क्या कहता है, क्या ये जो मुद्दे हैं वो दक्षिण के उपचुनाव में प्रभावी कांग्रेस के लिए साबित हुए? क्या कोई पॉलिटिकल माइलेज इससे मिल सकता है विपक्ष को? दक्षिण के चुनाव में तो ये बड़े मुद्दे जो थे अपराध के, इनका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। दक्षिण का मामला तो सीधे सीधे, चूंकि व्यापारिक पूरा क्षेत्र है, वो व्यापार से लोग जुड़े हुए हैं, वो विकास चाहते हैं, शांति चाहते हैं। हाँ, उनके इलाके में भी काफी कुछ घटनाएं हुई हैं, उसको लेके थोड़ा वो चिंतित भी है। अब पुलिस तो यह है कि मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि जब तक नशा रहेगा अपराध कंट्रोल नहीं होगा। अब लेकिन सबसे चिंताजनक बात अभी यह है कि अभी भी मतलब 5.5 आधा घंटा बचा है मेरे ख्याल से पोलिंग का, और 46 पॉइंट कुछ % मतदान की सूचना आ रही है। ये कम मतदान जो होता है ये हमेशा सरकार के खिलाफ जाता है, इसलिए सरकार का जो है इस बार स्थिति थोड़ा ठीक नहीं दिख रही है। अब वो 67,000 मतों से कम होते होते अगर 20, 22, 25 में भी आके टिकता है तो भी ये हार ही जैसी होगी। बाकी वो तो एक वोट से जीतना भी कहलाता है, लेकिन ब्रजमोहन के गढ़ में अगर वोट परसेंटेज कम होता है भाजपा का, तो यह भाजपा के लिए चिंतनीय विषय है। इसमें अपराध के मामले हैं, अभी जीएसटी को लेके काफी परेशान हुए, वहाँ के पूरे व्यापारी लोग परेशान थे। जीएसटी में लगातार सबको नोटिस जारी हुए थे, ये भी एक आक्रोश है। व्यापारी वर्ग जनता मतलब भाजपा से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि जो भाजपा का मतदाता है, जो कोर मतदाता है, वो वोट करने नहीं निकला है। अब इसके परिणाम अब तो 23 तारीख को ही आएंगे,
लेकिन स्थिति थोड़ा सा परसेंटेज कम होने के कारण लग रहा है कि थोड़ा गंभीर हो जाएगी निश्चित तौर पर। और कहीं ना कहीं तौकीर जी, हर बार देखा गया कि एक बहुत बड़ी लीड से बृजमोहन अग्रवाल ने इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है, लेकिन क्या कारण आप मानते हैं जो मतदान प्रतिशत घटा है, गिरा है? क्या बीजेपी अपनी कैंपेनिंग में सक्सेस नहीं हो पाई वोटर्स को घर से बाहर निकालने में? तौकीर जी, जनता के ऊपर है, हो सकता है किसी कारण से ना निकला, लेकिन चेहरा भी मायने रखता है जी। बृजमोहन जी का चेहरा एक बड़ा चेहरा है और बृजमोहन जी लगातार 8 बार जीते हुए विधायक रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर वो साथ चल रहे हैं तो भी एक बहुत बड़ा मैसेज था जनता के बीच में कि हम आपके साथ हैं। मैं अगर नहीं तो मेरे साथ साथ सुनील सोनी जी मेरे बदले में विधायक देंगे आपके, इसलिए आपके बीच में एक विधायक नहीं है, 2 विधायक है। ये भी उनको कहना पड़ा, इसीलिए कहना पड़ा क्योंकि देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस कैंडिडेट बनाया है उन्होंने ऐसा नहीं कि विकास की गाथा नहीं गढ़ी, उन्होंने विकास की गाथा गढ़ी है जी। लेकिन क्या करे, नैरेटिव सेट करने के लिए कांग्रेस ने उनको हमेशा निष्क्रिय ही बनाया, जबकि उन्होंने ऐसे ऐसे इतिहास रख दिए। व्हाइट हाउस में आज जो बैठ के वहां पर जो जितने मेयर जो है वहां बैठते हैं या सभापति बैठते हैं, जो पार्षदगण में बैठते हैं, तो उसको बनाने वाले इतना बड़ा जो है वो माननीय सुनील सोनी जी थे। ऐसे कई कार्य किए हैं। अब ये तो अभी वोट का प्रतिशत क्यों कम हुआ, तो इसमें समीक्षा की जाएगी किस कारण से किया जाए, समझ में नहीं आ सकता कि क्यों कम है। लेकिन देखिए कई बार ऐसा होता है कि कम प्रतिशत भी कई बार बोलते हैं कि वोट, कुछ लोग बोलते हैं कि सरकार के खिलाफ, कई बार बोलते हैं ज्यादा प्रतिशत भी सरकार के खिलाफ। तो माने किसको? जब तक आप जीत के नहीं आएंगे तब तक नहीं बता सकते कि क्या स्थिति। हम जीतने जा रहे हैं, हमको पूरा विश्वास है, क्योंकि इतना बड़ा गड्ढा मैं नहीं मान सकता हो सकता है ये हम, बल्कि इसलिए क्योंकि हम सिर्फ जीत के लिए नहीं लड़ रहे थे, हमने वोट का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, एक रिकॉर्ड मतों से जीतने के लिए हम लड़े हैं। और मुझे ऐसा पूरे विश्वास है कि हम बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रहे हैं और एक रिकॉर्ड मतों से माननीय सुनील सोनी जीतेंगे और बहुत अच्छा वहां का चर्चियों का जो विकास की फिर से गाथा गढ़ी जाएगी, क्योंकि इन विगत 5 वर्षों में वहां पर सिर्फ जो है भ्रष्टाचार के दलदल में जो है घुसेड़ दिया गया है। आपने देखा होगा सरकार ने कोई कार्य नहीं करने का मौका दिया। तो ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो विकास की गाथा गढ़ी जाती है, और कांग्रेस की जब सरकार आती है तो भ्रष्टाचार की गाथा गढ़ी जाती है। तो आप जनता जानती है, जनता ने नोखाड़ देखा। अमरजीत जी, ये विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां कांग्रेस ने हर बार अलग अलग कैंडिडेट्स को मौका दिया है, लेकिन इस बार की अगर हम बात करें आकाश शर्मा पर दांव चलना क्या ब्राह्मण वोटर्स को साधने का एक बहुत बड़ा माध्यम आपने देखा? किस तरह से पूरे प्रत्याशी का जो चयन था इसकी प्रक्रिया में कांग्रेस शामिल रही और क्या परिणाम अब मानकर चल रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि हम लोग कभी भी प्रत्याशी चयन करते वक्त किसी जात, समाज, धर्म ये नहीं देखते। हम देखते काबिल है, युवा है, पढ़ा लिखा है, सक्रिय है। हमने एक सक्रिय, काबिल और जो लगातार एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, जिसने कई जन आंदोलन किए थे, एक काबिल चेहरा था, इसलिए हमने उसको प्रत्याशी बनाया। पर आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य ये था कि एक तरफ ये कहते हैं कि बृजमोहन प्रदेश के बहुत बड़े नेता है, बहुत काबिल नेता है। मैं राजनीति में उस तरह की घटनाओं को बिल्कुल सहमति नहीं देता, ना हम उसका मजा भी नहीं लेते। पर दुर्भाग्य की बात यह थी कि बृजमोहन जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जब प्रभारी थे छत्तीसगढ़ के, एक ऐसी दुर्भाग्यजनक घटना हुई थी जिससे मोदी जी को जान बचाने के लिए एक टेबल के नीचे छुपना पड़ गया था, जिसमें बृजमोहन सस्पेंड भी हुआ था। एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा है कि ये बृजमोहन को दंड दे रहे हैं। ये लोग सुन लीजिए डॉक्टर भाई, आप जवाब दीजिए, आपकी बारी आएगी, आप जवाब दीजिएगा ना। ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, ये अच्छी शोभनीय डिबेट नहीं है। ये आपका जब बारी आएगा तो आप हर बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन इस तरह का नहीं, इस तरह देखिए, ये हम अनपढ़ों टाइप डिबेट नहीं कर सकते, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अनपढ़ों टाइप डिबेट नहीं कर सकते। जब आपकी बारी आएगी आप अपनी पूरी बात रखेगा, पर जैसे हम आपके बीच में नहीं बोलते सुचिता के साथ, जनता सुनना चाहती है, आप भी सुनने का मादा रखिए। आपकी जब बारी आई हम बीच में नहीं बोलते, तो आप भी इस निवेदन है बीच में ना बोले। वो घटना तो घटी थी और आज तक बृजमोहन उसका खामियाजा भुगत रहा है, और अंदरूनी गुटबाजी के चलते ही बृजमोहन को मंत्री से हटाकर दूध में से मक्खी निकालकर, ये सब जानते हैं, ये हम नहीं कह रहे। उसके बाद सुनील सोनी जो निष्क्रिय था, जिसकी सांसद ने टिकट काटी, आप उसको दिए। लेकिन आप एक चीज बताइए, फिर ये तौकीर भाई गलत बात है, ये गलत बात है, आप सुनना नहीं चाहते। निश्चित तौर पर काउंटर लूंगा मैं इस पर आपसे जरूर। जी सुनिए जी, आप बात करते हैं तो आप ये भी बताओ कि सेंट्रल माल पंडरी जो करोड़ों रुपए के कर्ज में एनओसी देने के नाम से भ्रष्टाचार हुआ आरडीए में, जिससे आरडीए आज तक उबर नहीं पाया। कमल विहार जैसे असफलता का स्मारक का टीका इसी सुनील सोनी के कार्यकाल में लगा, आप उसकी बात क्यों नहीं करते? सुनील सोनी जी को कभी हंसते मुस्कुराते नहीं देखा किसी ने।
मजा तो तब आता जब और भी भारतीय जनता पार्टी के कई काबिल लोग थे, आप उसमें से किसी नए चेहरे, आप एक तरफ बोलते हो नया नेतृत्व देते, आप दक्षिण में तौकीर राजा को टिकट देते, आप मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, आप संजय श्रीवास्तव को दे देते, अमित साहू को दे देते, नंदन जैन को दे देते, सुभाष तिवारी को दे देते, बहन मिलन चौबे को देते। आपने एक पुराने थके हुए चेहरे को, जिसकी टिकट आपने निष्क्रिय होने के नाम से काटी, आपने उसको लाकर दे दिया। तो आप अपनी गलतियों को सुनना नहीं चाहते, आप बहस करना चाहते। तो झूठ बोलने से, बार बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता। सच्चाई यही है, जवाब ले लेते हैं कि कांग्रेस वहां जीतने जा रही है और दक्षिण की जनता भी समझ गई कि उनको भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी में उलझना नहीं है। और जो जनादेश का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, सुनील सोनी ने कमल विहार और सिटी सेंट्रल में जो भ्रष्टाचार किया है, उसका बदला लेगी और कांग्रेस दक्षिण में चुनाव जीतेगी। जी तौकीर जी जवाब दें। तौकीर जी सुन पाएंगे? चेहरे की बात करते 8 बार में एक भी चेहरे को उन्होंने कभी रिपीट क्यों नहीं किया? सारे के सारे हारे ब्रिजमोहन जी के सामने, उनको भी रिपीट करने की कोशिश। फिर आपने क्यों काट दिया? फिर आपने क्यों काट दिया? चेहरे की बात नहीं, 8 बार क्यों आपने क्यों काट दिया? चलो हम तो नए चेहरों को देते रहे, अगर वो काबिल थे तो आप काटेंगे, वही तो हम कह रहे हैं। आप बीच में बोल रहे, बड़े शालीन में बोलिए। आपके अगर मुस्लिम चेहरे को लाना था, आप इधर जाकर ला लेते, या किसी मुस्लिम चेहरे को लाना था अगर इधर था। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो चेहरे पर चुनाव लड़ती है जी, वो कमर पर निशान लगती है, उसमें कोई भी चेहरा माने नहीं लगता, कमल का निशान माने लगता है। हम अगर कोई वोट देने जाते हैं तो हम कमल के निशान पे वोट देने जाते हैं, लक्ष्मी जी की निशानी है। इस प्रकार से कार्य नहीं करते और कुकर्म करके हमारा कोई नेता नहीं करता। हमारे पास कोई अपराध का किसी भी सुनी के ऊपर या ब्रिजमोहन जी के ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है। लेकिन अगर बात करें तो धमकी देते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था आपके आकाश शर्मा का, और किस प्रकार से धमकी दे रहे पुलिस वालों को और किस प्रकार से काम की है, ये सब जानकारी है। इसी कारण से आप कितना भी कर लीजिए, आपकी ये बौखलाहट बताती है कि हारने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है, इसको कोई नहीं रोक सकता। एक इतिहास फिर से वहां पर लिखा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की जो है विजय की गाथा फिर से लिखी जाएगी। ठीक है, गुंजन जी का रुख कर लेते हैं। गुंजन जी, क्या मध्य प्रदेश के विजयपुर की हम बात करें तो यहाँ भी केवल कमल का निशान ही मायने रखता है, जिसके दम पर जो मतदाता है वो घर से निकलेंगे, वोट करेंगे, क्योंकि फिर से रामनिवास रावत को आपने टिकट दिया है, जबकि कितनी सारी बातें इन्हें लेकर की हुई है। कांग्रेस ने भी लगातार कैंपेन में एक गद्दार शब्द बहुत चलाया है, तो क्या मानते हैं कि इन सबके बावजूद माइलेज नहीं मिल पाएगा विपक्ष को यहाँ पे? जी, मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मूल मंत्र में सबकी बात होती है, सामूहिकता की बात होती है, एकता की बात होती है। यहाँ पर मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या कोई भी राज्य, भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति विशेष पे काम नहीं करती, विचारधारा यहाँ पे सर्वोपरि है और विचारधारा में सिर्फ जन कल्याण है। इसलिए जिस तरह बुधनी ने पहले इतिहास रचा है, इस बार फिर बुधनी वही इतिहास रचेगी। उन्हीं वोट बैंक से वही आपको आंकड़े दिखेंगे जिससे जीत भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि की दिखती है और आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और दूसरी विजयपुर की बात, तो देखिए विजयपुर में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की। जिस तरह वहां पे गुंडागर्दी का माहौल बनाया, षड्यंत्र का माहौल बनाया, लेकिन उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज ही प्रतिनिधिमंडल ने, आज हम लोग ने इलेक्शन आयोग में गए हैं, हमने उसकी शिकायत भी दर्ज कराई है और निर्वाचन आयोग ने हमें आश्वासन भी दिया है कि दोनों क्षेत्रों में ही कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे विजयपुर और बुधनी में एक माहौल बनाने की कोशिश की थी कांग्रेस ने गुंडागर्दी का, वो भी पूर्ण रूप से विफल रहा। मतदाता अपने घरों से निकले हैं, उन्होंने विकास पे मतदान किया है और विकास मतलब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। दूसरी बात अमित जी, मैं बोल के अपनी बात समाप्त करूंगी क्योंकि दूसरा डिबेट शुरू हो रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता को मैं सुन रही थी छत्तीसगढ़ से, उन्होंने 2 बात कही थी। पहली उन्होंने कहा था कि हम जब प्रतिनिधि को चुनते हैं तो हम उसकी जाति नहीं देखते। तो मैं उनसे सवाल करती हूँ कि क्यों राहुल गांधी के खिलाफ आप बात कर रहे हैं? आप उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपकी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तो जाति पे बात करते, पूरे देश को जातिगत जनगणना का लाभ काटते फिरते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जिस जातियों को जो हक मिलना चाहिए, बहन जी ये फर्क है। देखो ये समझ का फर्क है। मैं प्रत्याशी चयन की बात कर रहा हूँ, आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। आपने गरीब तबके के फिर आपको बीच में हम बिल्कुल, अरे बहन जी तो आप गलत तरफ ले जा रहे हो।
आप पिछड़े वर्ग को, SC/ST को उनका हक नहीं देना चाहते। ठीक है, वो विषय अलग है। जी, वो विषय अलग है। जी, कम हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में। मैं अपनी बात खत्म करूंगा, आपके पास पूरा समय, आप बोलते रहिएगा आराम से बैठ के। बोलिए। आई नो कहा था कि छत्तीसगढ़ में आज मतदान कम हो रहे हैं, तो ये भी दर्शाता है कि जनता कांग्रेस के पक्ष में है और भाजपा नहीं जीत रही। तो आप क्यों अपनी कांग्रेस की इतना बुरा सोचते हैं कि अगर मतदान कम हो रहा है तो आपके हिसाब से जनता भाजपा को कांग्रेस जीत जाएगी क्योंकि मतदान कम हो रहा है? देखिए, यही सोच कांग्रेस की आज डूब का कारण है, क्योंकि आपने जनता पे भरोसा नहीं किया। आपके हिसाब से जनता घर से नहीं निकल रही, इसलिए कांग्रेस जीतेगी। शर्म आनी चाहिए आपको, आपकी पार्टी को और आपकी इतनी निंदनीय सोच को। ठीक है अंबिका जी, जिस तरह से बीजेपी का दावा है कि दोनों ही सीटों पर जीत होगी और जो मतदान का प्रतिशत है वो भी लगातार बढ़ा है, अब तो 70 के ऊपर हो चुका है प्रतिशत, क्या मानते हैं ये जो प्रतिशत है ये फेवर में जा रहा है क्या सरकार के, या फिर कांग्रेस के मतदाता है जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ वोट किया है? जी, कर वोट डाल रहे हैं जी, और कालनेमी रूपी जो भारतीय जनता पार्टी नेताओं का चेहरा है, इनके अंदर का एजेंडा कुछ होता है और बाहर आचरण कुछ दिखाई देता है, वो सब एक्सपोज होने वाले हैं। विजयपुर और बुधनी में हम जीतेंगे और 100% जीतेंगे और इनके सारे के सारे मिथक दूर हो जाएंगे और ये अनावश्यक जितने भी अवांछनीय तरीके इन्होंने चुनाव में अपनाए हैं वो सब कारगर होने वाले नहीं हैं। शुरू से इनका जिला निर्वाचन अधिकारी विवादग्रस्त रहा, उसको भी इन्होंने नहीं हटाया। एक रणनीति के तहत, एक षड्यंत्र के तहत वहां पर रखा बुधनी में, श्योपुर कलेक्टर को, और पूरा प्रशासन के लिए काम करता रहा। इसके बावजूद भी ये चुनाव हारेंगे। और इन्होंने जिस प्रकार से गुंडों का प्रयोग किया, राजस्थान से गुंडे बुलवाए, दहशत फैलाई गाँव में, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हम लोग चुनाव जीत कर आएंगे, 23 तारीख को आपसे मिलेंगे और ये लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। फाइनल कमेंट ले लेते हैं अनिल चौबे जी से। अनिल जी, दोनों ही राज्यों के संदर्भ में अगर हम देखें तो किस तरह से ये जो नतीजे हैं आने वाले समय में जब निकाय चुनाव होंगे, तमाम तरह की तब्दीलियां होंगी, उस पर ये असर डाल सकते हैं? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है जी, इनके जो ये परिणाम अभी आने वाले हैं 23 तारीख को, इससे ना सिर्फ नगरीय निकाय के चुनाव, ये पूरे देश में इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी मामला बहुत कठिन है, महाराष्ट्र का भी मामला बहुत कठिन है। ये उपचुनाव की तो बात ही छोड़ दीजिए, बाकी जो चुनाव हो रहे हैं इन सब से देश की आगे की दिशा भी तय होने वाली है कि किसका ट्रम्प कार्ड कैसे चला। जैसे कि जातिगत जनगणना का ट्रम्प कार्ड चला, कि मोदी जी की एकता का ट्रम्प कार्ड चला। अब रहा सवाल ये उपचुनाव का, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो रहा है। मध्य प्रदेश में तो ऐसा है कि लाडली बहना योजना का जबरदस्त वहाँ पर वो है, प्रचार प्रसार है और बहुत सी महिलाओं को उसका लाभ मिल रहा है। इसलिए बहुत कम चांस लग रहे हैं कि कांग्रेस को वहाँ पर कुछ खास उम्मीद होगी या कुछ खास उनको वहाँ पर हासिल होगा। रहा सवाल रायपुर का, रायपुर की स्थिति ऐसी है कि जो कम मतदान है ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है राज्य सरकार के ऊपर कि मतदान की परसेंटेज कम होने से किस तरफ जाएगा। हो सकता है सुनील सोनी जी 10-5 हजार मतों से जीत जाएं। ये भी एक तरह की हार ही है, मार्जिन बड़ी नहीं होगी, मार्जिन बड़ी नहीं होने के कारण। जबकि ब्रजमोहन के रहते हुए मार्जिन हमेशा बहुत बड़ा है। ये 46.73% मतदान जो है, अभी क्या आधा घंटे बचा है मेरे ख्याल से, कितना 1 घंटा, मुश्किल से कुछ मिनट बाकी हैं। इसके बाद जो प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि 10 दिनों के बाद जो नतीजे हैं जब सबके सामने होंगे, एक बार फिर से ये पैनल बैठेगा और तमाम उन मुद्दों पर विचार विमर्श होगा कि जीत का क्या कारण रहे और हार के जो परिणाम है वो आखिर क्यों आए। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। और यहां हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब हम न्यूज बुलेटिन की ओर लौटेंगे तब ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात होंगे जो कि बताएंगे कि जो अपडेटेड ऑफिशियल आंकड़े हैं वो क्या रहे हैं और किस तरह से अभी तक के जो जमीनी समीकरण है वो नजर आए हैं। नमस्कार।